हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द करियर मेकर। आप सभी के लिए विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का 600 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन का मास्टर वीडियो लेके आए हैं, जिसमें यानी किसी भी एग्ज़ाम में यानी बिहार पीपीएससी हो गया, बीएसएससी, बिहार के किसी भी एग्ज़ाम देने जाइएगा उसमें 40 प्लस क्वेश्चन यहीं से यानी इसी वीडियो से आपको मिलेगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलते हैं अब प्रश्न की ओर। देखिए, पहला प्रश्न है करा कि भूगोल का पिता या जनक किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो हिकेटियस को कहा जाता है। करा अस्तित्व, मान, द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ब्रह्मांड कहते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार ब्रह्मांड के कितने भाग हैं? तो कौन कौन है? तो 2 भाग हैं। कौन कौन है? तो एक वायुमंडल है और वायुमंडल के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? तो अंतरिक्ष कहते हैं। कर हमारे ब्रह्मांड का व्यास कितना अनुमानित किया गया है? तो 10⁻8 प्रकाश वर्ष अनुमानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन का ब्रह्मांड में अनगिनत तारों का समूह क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? आकाश गंगा कहलाता है। कर हमारे ब्रह्मांड में आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी की कुल संख्या कितनी है? तो 10,000 मिलियन है। कितना है? 10,000 मिलियन। हमारे सौर मंडल जिस आकाश गंगा में स्थित है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे मंदाकिनी कहा जाता है। मंदाकिनी आकाश गंगा को सर्वप्रथम देखने का श्रेय किसे जाता है? तो गैलीलियो को जाता है। गैलीलियो कर मंदाकिनी आकाश गंगा में रात्रि के समय तारों के समूह की एक दुधिया पट्टी से दृष्टिगत होती है, उसे क्या कहते हैं? तो दुग्ध मेखला कहते हैं। हमारी आकाशगंगा अर्थात मंदाकिनी आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है, जिसे क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला कहते हैं। ओरियन नेबुला। कह रहा सूर्य का सबसे निकटतम तारा है, यानी सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन है? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रकाशमान व प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंडों को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। समीपवर्ती तारों या तारकीय पदार्थों के प्रकाश से तीव्र प्रकाशमान आकाशीय पिंड जो गैस एवं धूल के कणों से निर्मित है तो क्या कहलाते हैं? तो निहारिका या नेबुला कहलाते हैं। करा सौर मंडल के वैसे तारकीय मलबे यानी कि तारों के टूटे फूटे टुकड़े जो आकार में बहुत छोटे होते हैं तथा 42 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हुए वायुमंडलीय घर्षण के कारण मार्ग में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो उल्का कहलाते हैं। उल्का। हैली क्या है? तो हैली क्या? एक पुच्छल तारा यानी एक पुच्छल तारा का क्या नाम है? तो हैली। ड्वार्फ, तो ड्वार्फ क्या है? तो ड्वार्फ एक आकाश गंगा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सूर्य तथा उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रहों, उपग्रहों व खगोलीय पिंडों को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो सौर मंडल के नाम से जाना जाता है। कर सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने किए थे। कब किए थे? तो 1540 ईस्वी में किए थे। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। कर मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो किस क्षेत्र में? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र की। कर सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था? तो इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या को मापा था। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर जीव की उपस्थिति की संभावना है? तो किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नीला ग्रह। यानी पृथ्वी का दूसरा नाम क्या चीज़ से जाना जाता है? तो नीला ग्रह से भी जाना जाता है। करा सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन हो जाएगा? तो प्रोक्सिमा सेंचुरी।
परंपरागत ग्रहों में सूर्य का चक्कर सबसे तीव्र गति से कौन लगाता है? तो कौन ग्रह लगाता है? तो बुध ग्रह लगाता है। परंपरागत ग्रहों में सूर्य का चक्कर सबसे धीमी गति से कौन लगाता है? तो वरुण है, जो धीमी गति से लगाने वाला ग्रह है। अपनी धुरी पर सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने अर्थात घूमने वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बृहस्पति हो जाएगा। अपने अक्ष पर सर्वाधिक धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन है? तो शुक्र ग्रह है। कौन हो जाएगा? तो शुक्र ग्रह। सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह, तो सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है? यह किस ग्रह पर स्थित है? यानी कि निक्स ओलंपिया पर्वत है, जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, जो कि कहाँ पे है? तो मंगल ग्रह पे स्थित है, मंगल ग्रह पे। सौर मंडल का कौन सा ग्रह दूरबीन से देखने से हरे डिस्क की तरह दिखाई देता है और इसका यह रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो यानी कि अरुण ग्रह कैसा दिखाई देता है? तो हरा रंग के दिखाई देता है। तो किसके कारण हरा दिखाता है? तो मीथेन। तो मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। यानी कि मीथेन के कारण अरुण ग्रह कैसा दिखाई देता है? तो हरा दिखाई देता है। सौर मंडल के किस ग्रह के चारों ओर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन आदि 9 वलय है? तो कौन हो जाएगा? अरुण ग्रह के चारों तरफ है। आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देने वाला ग्रह कौन है? तो येलो कलर का कौन सा ग्रह है? तो शनि ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में तथा सूर्यास्त पूरब दिशा में होता है? तो अरुण ग्रह का। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा व सबसे छोटा उपग्रह क्रमशः है। यानी कि अरुण ग्रह का सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन हो जाएगा? बड़ा है टिटानिया और सबसे छोटा हो जाएगा कार्डलिया। कार्डलिया सबसे छोटा है और टिटानिया सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो अरुण ग्रह का। किस ग्रह को पृथ्वी का बहन या ग्रह या भाग्नि ग्रह भी कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन या भाग्नि ग्रह कहते हैं। सौर मंडल का सर्वाधिक चपटा ग्रह है, तो चपटा कौन है? तो शनि ग्रह सबसे चपटा है। अरुण यानी कि यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? तो हर्शल ने किए थे। यूरेनस ग्रह का खोज किसने किया था? तो हर्शल ने किए थे, विलियम हर्शल। और वरुण यानी नेपच्यून ग्रह की खोज किसने की थी? तो जॉन गाले। वरुण का किसने किया था? तो जॉन गाले ने किए थे। तो किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो मीथेन। सौर मंडल के किन ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो 2 ग्रह का उपग्रह नहीं है। कौन कौन हो जाएगा? तो बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण उसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो कौन सा ग्रह होता है? तो बुध ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र का गुण पाया जाता है। सौर मंडल के किन 2 ग्रहों जिनके घूमने की दिशा पूरब से पश्चिम है को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर है? तो शुक्र और वरुण की। किस ग्रह के पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है? तो किस ग्रह का है? मंगल ग्रह का। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह है? तो मंगल का। मंगल का सबसे बड़ा फोबोस है और सबसे छोटा डिमोस ग्रह है के 2 उपग्रह है। गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है? तो गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है? तो शनि को। सौर मंडल के किन ग्रहों को प्रातः, भोर या शाम यानी सांझ का तारा भी कहा जाता है? क्योंकि ये दोनों सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित होने के कारण वर्ष में 3 बार सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात भी दिखाई देते हैं। तो कौन कौन हो जाएगा? बुध एवं शुक्र ग्रह। सौर मंडल के ग्रहों में कौन सर्वाधिक चमकीला है, इसलिए इसे प्यार एवं सुंदरता की देवी कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कौन सा क्या चीज़ को बोला जाता है?
प्यार एवं सुंदरता की देवी। आकार में सबसे बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है? तो किस ग्रह को? बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड कहा जाता है। शनि के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे उपग्रह कौन है? तो सबसे बड़े टाइटन है और सबसे छोटे पैन है। मैक्सवेल किस ग्रह का सर्वोच्च बिंदु है? तो किस ग्रह का हो जाएगा? शुक्र ग्रह का सर्वोच्च बिंदु कौन है? तो मैक्सवेल है। किस ग्रह पर सर्वाधिक तापांतर पाया जाता है? यानी सबसे अधिक तापांतर किस ग्रह का है? तो बुध ग्रह का है। वायुमंडल का कौन ग्रह जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से नीला दिखाई देता है? तो पृथ्वी। क्या हो जाएगा? पृथ्वी। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह शुक्र है। सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। सौर मंडल का कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि उसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? अरुण को लेटा हुआ ग्रह। किस ग्रह को पृथ्वी के सदृश ग्रह भी कहा जाता है क्योंकि इसका अक्षीय झुकाव और घूर्णन गति पृथ्वी से काफ़ी समान है? तो मंगल ग्रह का, यानी कि पृथ्वी के सदृश है, यानी जिस अक्षीय झुकाव और घूर्णन गति पृथ्वी के समान है। अधिक ताप तथा अधिक कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल की कुल मात्रा का 96% के कारण किस ग्रह पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है? इसलिए इसे प्रेशर कुकर की दशा वाला ग्रह भी कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है? तो पृथ्वी। अंतरिक्ष में अब तक खोजे गए 89 तारामंडलों में सबसे बड़ा है? तो कौन सा तारामंडल बड़ा हो जाएगा? तो हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो गैनीमेड है जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सर्वाधिक उत्केंद्रित पेन कौन है? तो नेरिड किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का एक उपग्रह है नेरिड। सौर मंडल के किस ग्रह का ताप सघन वायुमंडल के कारण सर्वाधिक, देखिए 730 केल्विन या 475 डिग्री सेंटीग्रेड है, अर्थात यह सबसे गर्म ग्रह है? तो शुक्र ग्रह। मंगल ग्रह का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में किन गैसों की प्रधानता है? तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन एवं हीलियम, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है बृहस्पति ग्रह के वायुमंडल में। गैलीलियो द्वारा खोजे जाने के कारण किन उपग्रह को गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है? आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। गैलीलियन उपग्रह किस ग्रह के उपग्रह है? तो बृहस्पति। बृहस्पति का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा हो गया गैनीमेड एवं सबसे छोटा हो गया सीनोया। नेक्स्ट क्वेश्चन रिया एवं इयापेटस किस ग्रह के उपग्रह है? तो रिया व इयापेटस शनि ग्रह का उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन वरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? इसके घूमने की दिशा क्या है? तो वरुण का सबसे बड़ा ट्रिटॉन है और पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सौर मंडल के किस ग्रह के कक्षीय गति या परिक्रमण गति सर्वाधिक है? तो बुध की है। सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करने वाला ग्रह है? तो बुध है। परंपरागत ग्रहों में किस ग्रह का व्यास सर्वाधिक है? तो बृहस्पति। और सबसे छोटा व्यास किस ग्रह का है? तो बुध का है। किस ग्रह को प्रथम आधुनिक ग्रह कहा जाता है? तो अरुण को। मात्र पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो 2। कौन कौन पढ़े थे? एक होता है फोबोस जो कि मंगल ग्रह का सबसे बड़ा है और डिमोस सबसे मंगल ग्रह का सबसे छोटा उपग्रह है। यम ग्रह की खोज किसने किए थे? तो क्लाइड टॉमबाउग ने किए थे।
कौन से दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? अरुण व वरुण ग्रह दोनों सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं। करा अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ द्वारा यम का नया नाम क्या रखा गया है? तो देखिए, इसको याद करने का तरीका है 34 34 आगे 1 लगा दीजिए, पीछे 0, यानी कि 34 34 0, यानी कि ऐसे भी याद कर सकते हैं 134 340। यह सही तरीका है कि 34 34 याद कर लीजिए, आगे 1 और पीछे 0 लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा बौने ग्रह सेरस की खोज किसने की थी तथा इसे किस संख्या नाम से जाना जाता है? तो पियाजी जो कि इटली का है। कर चिरौन क्या है? चिरौन एक बौना उपग्रह है। चिरौन क्या है? तो एक बौना उपग्रह है, बौना ग्रह। किस खगोलीय पिंड को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो चंद्रमा को। ग्रहों में सर्वाधिक औसत घनत्व किसका है? तो पृथ्वी का। मंगल व बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच सूर्य की परिक्रमा कर रहे छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तो क्षुद्र ग्रह कहा जाता है, जिसको अवांतर ग्रह भी कहते हैं। एकमात्र क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है तो फोरबेस्टा। क्या है जगह? फोरबेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देख सकते हैं। पृथ्वी अपनी अक्ष यानी धुरी पर किस दिशा में लट्टू की तरह घूमती है तथा पृथ्वी का यह घूमना क्या कहलाता है? यानी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूर रही है, पृथ्वी को इसे घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी को एक परिभ्रमण या घूर्णन करने में कितना समय लगता है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूर्णन या परिभ्रमण करने की गति को किस नाम से जाना जाता है? तो उसकी दैनिक गति के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी जिस गति से सूर्य की परिक्रमा करती है उसे क्या कहते हैं? उसकी वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार पथ 94.14 मिलियन किलोमीटर पर कितने समय में एक चक्कर पूरा करती है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। कितना दिन हो जाएगा? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष। क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष। लीप वर्ष कितने दिनों का होता है? इसमें 4 वर्षों की बढ़ोतरी, यानी कि 6 गुने 4 बराबर 24 घंटा 1 दिन किस माह में समायोजित किया जाता है? तो फरवरी माह में किया जाता है। लीप वर्ष में कितना दिन होता है? तो 366 दिन होता है। लीप वर्ष में फरवरी माह 28 दिन के बजाय कितना महीना लगता है? तो 29 दिन का महीना लगता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते समय जब सूर्य से अधिक दूरी पर होती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। अपसौर की घटना कब घटती है? तो 4 जुलाई को। पृथ्वी और सूर्य के बीच में सबसे अधिकतम दूरी किस दिन होता है? तो 4 जुलाई को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब किसी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है और वहां अंधेरा छा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? तो सदैव पूर्णिमा को होती है। जब कभी पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा का छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है तथा यहाँ अंधेरा छा जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सदैव अमावस्या को लगता है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षा तल से कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो 66.5 डिग्री का। पृथ्वी पर दिन और रात का छोटा बड़ा होना किसके कारण होता है? तो पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? तो इसके अक्षीय झुकाव व वार्षिक गति के कारण होता है।
विषुवत वृत्त ग्लोब को कितने बार भाग में बांटा है और कौन कौन भाग? यानी पृथ्वी है गोल होता, जो बीचों बीच से खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? तो विषुवत रेखा। इस पृथ्वी के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचली भाग को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यानी पूरे पृथ्वी को दो भाग में बांटा गया है, ऊपरी भाग को उत्तरी एवं दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अंशांशों का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? तो अंशांश का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो जलवायु की पहचान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लोब के चारों ओर पश्चिम से पूरब दिशा में विषुवत वृत्त से समानांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो अक्षांश रेखा कहा जाता है। ग्लोब पर समान अक्षांश वाले बिंदुओं को मिलाने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? तो अक्षांश वृत्त कहते हैं। विषुवत वृत्त कितनी डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करती है? तो 0 डिग्री की। ग्लोब पर खींचा गया वह वृत्त बृहत वृत्त जो उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों को स्पर्श करता हुआ गुजरता क्या कहलाता है? तो ध्रुव वृत्त कहलाता है। ग्लोब पर खींचा गया वह अर्धवृत्त जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को स्पर्श करवाता है क्या कहलाता है? याम्योत्तर या मध्याह्न रेखा। वैसी याम्योत्तर या मध्याह्न रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश से गुजरती हुई ग्लोब को पूर्व से पश्चिम गोलार्ध में विभाजित करती है क्या कहलाती है? तो प्रधान याम्योत्तर या प्रधान मध्याह्न रेखा। ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की कितनी डिग्री के अंतराल पर खींचा गया है? तो 1 डिग्री के अंतराल पर। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो विषुवत वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मकर रेखा। मकर रेखा या मकर वृत्त के नाम से जाना जाता है। और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आर्कटिक वृत्त। और 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी रेखा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो अंटार्कटिक वृत्त के नाम से जाना जाता है। वर्ष के किन तिथियों को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या दिन और रात बराबर होते हैं? यानी 22 या 23 सितंबर को, नहीं तो 20 और 21 मार्च को क्या होता है? दिन और रात बराबर होता है। 22 या 23 सितंबर को भौगोलिक घटना जिसमें संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं यह क्या कहलाते हैं? तो शरद विषुव कहलाते हैं। अब 20 से 21 मार्च को भौगोलिक घटना जिसमें संपूर्ण पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं क्या कहलाते हैं? तो वसंत विषुव कहलाते हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की सीमा को क्या कहते हैं? तो सन क्रांति कहते हैं। सन क्रांति। विषुवत रेखा को 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बीच का भाग जहां सालों भर मौसम गर्म रहता है क्या कहलाता है? तो उष्ण कटिबंध। और 30 डिग्री उत्तरी एवं 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का रेखा तथा 30 डिग्री दक्षिणी और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का रेखा क्या कहलाता है? तो उपोष्ण कटिबंध कहलाता है। उपोष्ण कटिबंध। फिर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का क्षेत्र और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र कहलाता है तो शीतोष्ण कटिबंध। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच का क्षेत्र एवं 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? तो ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। पृथ्वी पर दो अक्षांशों के मध्य कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? तो देशांतर कहलाता है। तो देशांतर रेखाओं का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो समय की गणना के लिए। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं को कितने डिग्री के अंतराल पर खींचा जाता है? तो 1 डिग्री के अंतराल पर। प्रत्येक देशांतर रेखा होती है क्या होता है? तो एक अर्धवृत्त होता है। 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई 2 देशांतर रेखाओं को
बीच की अधिकतम दूरी कहाँ पर अधिक होगी? तो विषुवत रेखा पर होगी। दुनिया का मानक समय किस रेखा से निर्धारित किया जाता है? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। कितनी डिग्री देशांतर से गुजरने वाली रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है? तो 180 डिग्री से गुजरने वाली रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुख्यतः किस महासागर के बीचों बीच यानी कि 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है? तो प्रशांत महासागर से। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब तथा कहाँ संपन्न एक सम्मेलन में किया गया था? तो 1884 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में किया गया था। प्रत्येक देश का मानक समय कहाँ के मध्यमान समय के आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो ग्रीनविच। भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्यमान समय से कितने घंटा आगे हैं? तो 5.5 घंटा आगे हैं। किस अक्षांशीय वृत्त या रेखा पर सालों भर दिन व रात बराबर होते हैं? तो विषुवत रेखा पर। भारत के लगभग मध्य से गुजरने वाला तथा वहाँ की जलवायु को बहुत सीमा तक प्रभावित करने वाला अक्षांश वृत्त है? तो कर्क वृत्त है, जो कि भारत के कितने 8 राज्यों से गुजरा है। विश्व का अधिकतर मरुस्थल व गर्म क्षेत्र किस कटिबंध में पड़ते हैं? तो उष्ण कटिबंध में पड़ते हैं। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर कहाँ अवस्थित माना गया है? तो अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय तिथि के समानांतर स्थित जल संधि कौन सी है? तो बेरिंग जल संधि है। ग्रीनविच रेखा किन सागर महासागरों से होकर गुजरती है? तो नॉर्वेनियन व दक्षिणी अटलांटिक महासागर से। ग्रीनविच रेखा यूरोप महादेश के किन देशों से होकर गुजरती है? ब्रिटेन, स्पेन और फ्रांस से होकर गुजरती है। ग्रीनविच रेखा किस द्वीप से होकर गुजरती है? तो ग्रीनलैंड से गुजरती है। ग्रीनविच रेखा अफ्रीका महादेश के किन देशों से होकर गुजरती है? तो अल्जीरिया, माली, घाना और बुर्किना फासो से। अल्जीरिया, माली, घाना, बुर्किना फासो से यानी ग्रीनविच रेखा गुजरती है। पृथ्वी के किस भाग का घनत्व सर्वाधिक है? तो क्रोड का। पृथ्वी की भूपट्टी मुख्यतः किससे बनी है? तो बेसाल्ट चट्टानों से। पृथ्वी की भूपट्टी को कितने उप विभागों में बांटा गया है? तो 2। पहला हो गया सियाल और दूसरा हो गया सीमा। तो सियाल में क्या होगा? SiAl यानी कि सिलिकॉन एल्युमिनियम का बना होता है। सीमा SiM है। तो सीमा में क्या हो गया? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के भूपट्टी का उपविभाग सियाल मुख्यतः किससे बना होता है? तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम का। पृथ्वी के भूपट्टी का उपविभाग सीमा किससे बना होता है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, जो कि अभी ऊपर बताए थे। पृथ्वी की भूपट्टी पृथ्वी के कुल आयतन का कितने प्रतिशत भाग घिरे हुए हैं? तो कितने भाग घिरे हुए हैं? तो 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी के आवरण मंडल मुख्यतः किससे बना है? तो बेसाल्ट चट्टानों से बना है। पृथ्वी के आवरण में किन तत्वों की प्रधानता है? तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम का, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। पृथ्वी के आंतरिक भाग के किस मंडल में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं? तो आवरण में। पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः किस अवस्था में है? तो केंद्रीय भाग कैसा है? तो द्रव या प्लास्टिक के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वप्रथम किसने बताया था कि पृथ्वी गोल है तथा यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है? तो पाइथागोरस ने बताए थे। किस विद्वान ने पृथ्वी को नारंगी के समान बताया था? तो सर आइजैक न्यूटन ने बताए थे। किस विद्वान ने पृथ्वी को नाशपाती के समान बताया था? तो जेम्स जीन ने बताए थे। पृथ्वी केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल। पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ क्या है? तो निकेल है। पृथ्वी के बाह्य सतह को मुख्यतः कितने मंडलों में बांटा
गया है। कौन कौन मंडल है? तो 4 मंडलों में बांटा गया था, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जयमंडल। कहा पृथ्वी के चारों ओर से घेरे वायु के आवरण को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल पृथ्वी के धरातल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है? तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह पृथ्वी की वह बाह्य सतह का वह भाग जो जल से घिरा है कहलाता है जलमंडल। पृथ्वी के बाह्य सतह का वह सीमित क्षेत्र जहाँ जीवन पाया जाता है तो उसको क्या कहेंगे? जयमंडल। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसकी है? तो माउंट एवरेस्ट की। और पृथ्वी पर अधिकतम गहराई किसकी है? मेरियाना गर्त की, जो प्रशांत महासागर में है। इसकी कुल गहराई कितना है? 11,022 इतना मीटर हो जाएगा। फिर कह रहा है पृथ्वी के सतह का कठोर भाग क्या कहलाता है? तो चट्टान। चट्टानों का निर्माण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो खनिज कहलाते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण किस प्रकार होता है? तो मैग्मा के लावा के रूप में जमने से। आग्नेय चट्टानों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो प्राथमिक चट्टान के नाम से भी आग्नेय चट्टान जाने जाते हैं। आग्नेय चट्टानों की संरचना होती है किससे होती है? तो रवेदार से होती है। धरातल के नीचे बनने वाले अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है ग्रेनाइट व गैब्रो है। ग्रेनाइट एवं गैब्रो है। धरातल के ऊपर बनने वाले बहिर्बद्धी आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है बेसाल्ट एवं व रायोलाइट। भारत के किन प्रमुख नदियों के बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है? तो दामोदर बेसिन, महानदी में और गोदावरी में क्या पाए जाते हैं? तो कोयला के चट्टान पाए जाते हैं। कहता पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ माना जाता है? तो आग्नेय चट्टान को। किस प्रकार की चट्टानें परतदार व जीवाश्म मुक्त होती है? तो अवसादी में। अवसादी में जीवाश्म और परतदार चट्टान नहीं होते हैं। किस प्रकार के चट्टान पर रहित व जीवाश्म रहित होते हैं? तो आग्नेय चट्टान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह अयस्क, फॉस्फेट, इमारती पत्थर, कोयला व सीमेंट बनाने वाला पदार्थ मुख्य रूप से किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी या परतदार चट्टान में। खनिज तेल किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी में। झारखंड के कोडरमा में पाए जाने वाला अभ्रक किस प्रकार के चट्टानों में मिलता है? तो पैगमाइट आग्नेय चट्टानों में पाए जाते हैं। भूपटल पर स्थित वह प्राकृतिक छिद्र या दरार जिससे होकर पृथ्वी के आंतरिक भाग में स्थित विभिन्न पदार्थ धरातल के ऊपर आते हैं क्या कहलाता है? तो ज्वालामुखी। ज्वालामुखी का वह प्रकार जिसमें धरातल के अंदर विभिन्न पदार्थों का सदैव उद्गार होते रहता है तो सक्रिय ज्वालामुखी में। ज्वालामुखी का वह प्रकार जिसमें ज्वालामुखी लंबे समय से शांत है परंतु उसमें कभी भी उद्गार हो सकता है उसको क्या कहेंगे? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी का वह प्रकार जिसमें ज्वालामुखी लंबे समय से शांत है तथा जिसमें भविष्य में उद्गार की कोई संभावना नहीं है तो कैसा ज्वालामुखी हो जाएगा? मृत या शांत ज्वालामुखी। हवाई द्वीप किस देश में स्थित है? तो USA यानी कि अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किन महादेशों के तटों पर स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी में यानी एशिया में है। उत्तरी अमेरिका व एशिया में है। किस महाद्वीप में एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? क्योंकि इससे सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है, फलस्वरूप इसके आसपास का क्षेत्र हमेशा प्रकाशित रहता है। तो कौन हो जाएगा? अस्ट्रोम्बोली। किस ज्वालामुखी को प्लिनियन प्रकार का ज्वालामुखी भी कहते हैं? क्योंकि इसका सर्वेक्षण प्लिनी महोदय ने किया था। तो वेसुवियस ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाले गैसों में सर्वाधिक प्रतिशत किसका होता है? तो जलवाष्प की। संसार का सबसे विशाल ज्वालामुखी है मौना लाओ।
पृथ्वी के गर्भ में होने वाले किसी हलचल के कारण जब धरातल का कोई भाग अचानक कंपन करने लगता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे भूकंप कहते हैं। भूगर्भ शास्त्र की वह विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी। भूकंप की तीव्रता की माप किस पर की जाती है? तो रिक्टर यानी कि रिक्टर पैमाना पर। धरातल के नीचे स्थान पर भूकंप की घटना का प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप की उत्पत्ति केंद्र या भूकंप मूल से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भूकंप की उत्पत्ति केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी के सतह का वह स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंगों का अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? तो भूकंप अधिकेंद्र। जिस यंत्र के द्वारा भूकंपीय तरंगों का अंकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भूकंपलेखी सिस्मोग्राफ। भूकंप के दौरान विमुक्त हुए ऊर्जा का मापन किस पर किया जाता है? तो रिक्टर स्केल पे। धरातलीय तरंगों की खोज किसने की थी? HD लव ने धरातलीय तरंगों की खोज किए थे। अंतरसागरीय भूकंप से उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो सुनामी। किस प्रकार के भूकंप तरंगों का वेग सर्वाधिक होता है? तो प्राइमरी तरंगों का। किस प्रकार के भूकंपीय तरंगों में कंपन की गति सर्वाधिक होती है? तो एल तरंगे की। किस प्रकार के भूकंपीय तरंगों की प्रकृति ध्वनि तरंगों के समान होती है? तो पी तरंगे की गति। किस ग्रह ने किस प्रकार के भूकंपीय तरंगों की प्रकृति प्रकाश तरंगों से मिलती है? तो पी तरंगे की प्रकृति। गति के अनुसार अधिक से कम तरंगों का क्रम। तो सबसे अधिक गति होता है प्राइमरी तरंग का, उसके बाद सेकेंडरी तरंग, उसके बाद लव तरंग। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के परिणाम स्वरूप धरातलीय चट्टानों या शैलों में मोड़ या वलन पड़ जाने से बनने वाले पर्वतों को क्या कहते हैं? तो मोड़दार पर्वत। तो मोड़दार पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत किसकी संकल्पना पर आधारित है? तो प्लेट टेक्टोनिक के आधारित है। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के फलस्वरूप धरातल के किसी भाग में भ्रंश या दरार पड़ जाने से बनने वाले पर्वतों को क्या कहते हैं? तो ब्लॉक पर्वत कहते हैं। अवरोधी पर्वतों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो भ्रंश पर्वत। ऊंचे पर्वतों पर अपर्दन या घर्षण क्रिया के होते रहने से उनके स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हो जाता है तथा वे एक अवशेष के रूप में बचे रहते हैं। पर्वतों की इस रूप में को किस नाम से जाना जाता है? तो अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है। परवर्ती या अवशिष्ट पर्वत को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो घर्षित पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। धरातल के ऊपर मिट्टी, कंकड़, बालू, लावा इत्यादि के निरंतर एक ही स्थान पर जमा होने से बनने वाले पर्वतों को क्या कहते हैं? तो संग्रहित पर्वत कहते हैं। संग्रहित पर्वत। भूपटल में किसी स्थान के अंदर से ऊपर की दिशा में उभार होने के कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? तो गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। गुंबदाकार पर्वत। किस पर्वत शिखर को गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है? तो केटू पर्वत को। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है तथा यह किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय पर्वतमाला में स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। एवरेस्ट की अवस्थिति का पता लगाने वाला तत्कालीन भारत के किस महासर्वेक्षक ने 1830 से 1843 ईस्वी के नाम इसके समय के नाम पर इसका सरनाम रखा गया था? तो सर जॉर्ज एवरेस्ट ने पता लगाए थे एवरेस्ट की चोटी को। माउंट एवरेस्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था? पहले चोटी 15 के नाम से जाना जाता था। माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। चोमोलंगमा।
माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सर्वप्रथम पहुंचने का श्रेय किन्हें है और उन्होंने कब से इस चोटी को फतह की थी? तो एडमंड हिलेरी व तेंजिंग नोर्गे थे और 1953 ईस्वी में फतह किए थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले 1975 ईस्वी में पहली महिला कौन थे? तो जुनको तेबई थे, जो कि जापान के थे। 1975 में माउंट एवरेस्ट को फतह किए थे। पहली भारतीय महिला जो 1984 ईस्वी में एवरेस्ट पर पहुंची थी तो बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल कब पहुंचे थे? तो 1984 ईस्वी में। सर्वाधिक 18 बार एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो अप्पा शेरपा को। पहले विकलांग व्यक्ति जो कृत्रिम टांग के जरिए 1998 ईस्वी में एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल रहे तो टॉम वाइटेकर थे, जो कि अमेरिका का था। टॉम वाइटेकर थे जो 1998 में कृत्रिम टांग लगा के एवरेस्ट पे चढ़े थे। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत अवरोधी पर्वत है तो सियरा नेवादा है जो सर्वाधिक विस्तृत अवरोधी पर्वत है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कौन हो जाएगा? तो एंडीज हो जाएगा। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो एकांगुआ है। एंडीज पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है? तो एकांगुआ है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला है तो हिमालय सबसे ऊंची। विश्व के किस प्रकार के पर्वतों की संख्या सर्वाधिक है? तो अवशिष्ट पर्वतों की संख्या सर्वाधिक है। संसार का सबसे पुराना पर्वत कौन हो जाएगा? तो अरावली पर्वत हो जाएगा। विश्व में 14 सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो हिमालय में। भारत की सबसे लंबी पर्वतमाला है तो विंध्याचल। भारत का विंध्याचल सबसे लंबी पर्वतमाला है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो गुरु शिखर नाम है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? तो गुरु शिखर। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई थी? टेथिस से, यानी टेथिस सागर से। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो रॉकीज पर्वत। रॉकीज पर्वत किस नाम से जाना जाता है? तो महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। अवरोधी या भ्रंशों पर्वतों के निर्माण के दौरान नीचे धंसे भाग को क्या कहते हैं? तो रिफ्ट घाटी कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है तो जॉर्डन नदी एक रिफ्ट घाटी है। धरातल के ऐसे ऊंचे उठे भाग जो अपने समीपवर्ती धरातल से पर्याप्त ऊंचे होते हैं, जिसका शीर्ष भाग चौड़ा एवं सपाट होता है, क्या कहलाते हैं? तो पठार कहलाते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप बने पठार को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखीय पठार कहते हैं। नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से बने पठार को क्या कहते हैं? तो जलीय पठार कहते हैं। वायु के परिवहन या निक्षेपण के फलस्वरूप बने पठार को क्या कहते हैं? तो वायवीय पठार कहते हैं। हिम नदों के अपर्दन व निक्षेपण से बने पठार को क्या कहते हैं? तो हिम नदीय पठार कहते हैं। शुष्क प्रदेशों में स्थित पठारों को क्या कहते हैं? तो शुष्क पठार कहते हैं। सघन वर्षा के क्षेत्रों में स्थित पठारों को क्या कहते हैं? तो आर्द्र पठार कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों या हिम आच्छादित भाग में पाए जाने वाले पठारों को क्या कहते हैं? तो हिम पठार कहते हैं। गुंबद आकार के पठार को क्या कहते हैं? तो गुंबदाकार पठार कहते हैं। कटे छठे पहाड़ों को क्या कहते हैं? तो विच्छेदित पठार कहते हैं। सीढ़ी आकार के पठार को क्या कहते हैं? तो सीढ़ी नुमा पठार कहते हैं। वैसे पठार जो अपनी जीर्णावस्था की प्राप्ति के बाद पुनः और अधिक ऊंचे रूप के उभर आते क्या कहलाते हैं? पुनर्वनित पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तथा समुद्र तल की ऊंचाई कितनी है? तो पामीर का पठार 4875 सेंटीमीटर पर ऊंचाई है। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर? तो तिब्बत का पठार है जो 2 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। किस पठार को विश्व की छत कहते हैं? तो पामीर के पठार को विश्व का छत कहते हैं।
ग्रीनलैंड का पठार किस महासागर के उत्तर में स्थित है? तो अटलांटिक महासागर के। ग्रेट बेसिन का पठार किन नदियों के बीच स्थित है? तो कोलोरेडो व कोलंबिया के पठार न के बीच स्थित है। कोलोराडो और कोलंबिया नदी के बीच में स्थित है क्या? तो ग्रेट बेसिन का पठार। तिब्बत का पठार किन पर्वतों के बीच स्थित है? तो हिमालय और क्यूनल पर्वत के बीच में स्थित है क्या? तो तिब्बत का पठार। ब्राजील के पठार का आकार किस प्रकार का है? तो त्रिभुज आकार का है। बोलिविया का पठार किस पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित है। किस प्रकार के यूकन पठार भी कहते हैं? क्योंकि यह यूकन व उसके सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। तो अलास्का का पठार को क्या कहते हैं? तो यूकन के पठार के भी नाम से जानते हैं। ग्रेट बेसिन पठार के दक्षिण में स्थित पठार है कोलोराडो पठार। क्या है? तो कोलोराडो। किस पठार को एशिया माइनर का पठार भी कहते हैं? तो ईरान का पठार को पठार को एशिया का माइनर पठार भी कहते हैं। अनातोलिया का पठार किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो पोंटिक वटारस पर्वत श्रेणियों के बीच में क्या स्थित है? तो अनातोलिया का पठार। किस पठार को टर्की का पठार भी कहते हैं? तो अनातोलिया का पठार को टर्की का पठार भी कहते हैं। किस पठार को मालागासी का पठार भी कहते हैं? तो मेडागास्कर पठार को मालागासी का पठार भी कहते हैं। चियापास का पठार किस महासागर के तट पर स्थित है? तो चियापास हो जाएगा प्रशांत महासागर। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार किसका एक भाग है? तो गोंडवाना का। किस पठार को ज्वालामुखी पठार भी कहते हैं? तो मैक्सिको का पठार को क्या कहते हैं? तो ज्वालामुखी का पठार भी कहते हैं। मंगोलिया के पठार के मध्य में स्थित पर्वत है तो कौन सा हो जाएगा? मिंसान व होलान। फ्रेंड्स, यदि आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों का शेयर एंड लाइक जरूर कर दें। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप तक पहुंचे। और शेष बचा हुआ क्वेश्चन यानी कि पार्ट 2 आएगा।